मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पहली खबर, सर्वदलीय बैठक में टीएमसी बागियों को बुलाने पर हंगामा हुआ है, तो विपक्ष ने वॉकआउट और बाद में बैठक में शामिल होते हुए विपक्ष नजर आए। तो इसी बीच बिना मान्यता बुलाने पर सरकार को विपक्ष ने घेर लिया। टीएमसी बागियों के लिए बैठक में अलग बैठने की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, मानसून सत्र से पहले आपको बता दें कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें हंगामा हो गया। असम में इस बैठक में टीएमसी के बागियों को बुलाए जाने से विपक्ष खफा हो गया। इसके बाद विपक्ष की ओर से पहले इस बैठक से वॉकआउट कर दिया गया। विपक्ष का आरोप रहा कि जब टीएमसी के बागियों का मामला अभी स्पीकर के पास विचाराधीन है, तो आखिर उन्हें इस बैठक में पार्टी के तौर पर बुलाने का क्या मतलब है। हालांकि बाद में विपक्ष इस बैठक में शामिल हुआ। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं की नई पार्टी एनसीपीआई को भी इस सर्वदलीय बैठक में बुला ली। तो हालांकि लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी के बागी सांसदों को मान्यता नहीं दी है, तो उन्हें बिना मान्यता के इस सर्वदलीय बैठक में कैसे बुलाया गया, यही सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। तो बागी सांसदों ने मांग की थी कि उन्हें मुख्य टीएमसी सांसदों के साथ न बिठाया जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए उनके बैठने के लिए अलग बेंचों पर सीटों का इंतजाम किया गया। तो देखिए किस तरीके से सर्वदलीय बैठक को लेकर बागी जो टीएमसी सांसद थे, उनके बैठने पर, उनके मौजूदगी पर यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आए। किस तरीके से विपक्ष वहां पर हंगामा करता हुआ नजर आया, वो भी आज देखने को मिला है। बिल्कुल सब में एकजुटता है, आप देख सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी एक बात के लिए पुरजोर ढंग से कहना चाहती है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे राहुल गांधी ने संयुक्त पत्र लिखा कि जिस तरह राम जन्मभूमि में डाका डाला गया है, जनता की संपत्ति पर, चढ़ावे पर, आस्था और श्रद्धा पे उसके खिलाफ पत्र लिखा है। हम उस पर भरपूर समर्थन देते हैं और कहना चाहते हैं कि अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी हो गई, जिसने भगवान राम को भी धोखा दिया। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि परिसीमन बिल पर विपक्ष में फूट पड़ गई है। सर्वदलीय बैठक में डीएमके ने अलग लाइन पकड़ ली। परिसीमन बिल का समर्थन करेगी डीएमके। तो सर्वदलीय बैठक में डीएमके ने यह ऐलान कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से डीएमके की तरफ से ये बातें कही गई और जिस तरीके से डीएमके ने यह ऐलान किया, इसको लेकर तमाम विपक्ष के नेता भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस ये कहे कि डीएमके ने जो है गलत किया, हमारे साथ धोखा किया, तो डीएमके भी ये बात कह सकती है कि कांग्रेस ने भी उनके साथ धोखा किया, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो किस तरीके से टीवीके का समर्थन करती हुई कांग्रेस नजर आई, डीएमके का साथ छोड़ती हुई नजर आई। तो परिसीमन बिल का समर्थन करेगी डीएमके, ये बात सामने आती हुई सर्वदलीय बैठक में डीएमके ने इस बात का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष में फूट पड़ती हुई नजर आ रही, और इस फूट की शुरुआत कांग्रेस ने ही कर दी थी, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए थे तो हमने देखा किस तरीके से तमिलनाडु में हमने देखा कि डीएमके का दामन छोड़कर कांग्रेस टीवीके के समर्थन में चली गई, और डीएमके ने इसके ऊपर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। डीएमके ने साफ कहा था ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसी बात है। और अब देखिए, जब डीएमके इस बात से किनारा करती हुई नजर आ रही है, तो अब कांग्रेस इसके ऊपर क्या कुछ जवाब में कहती है, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जिस तरीके से डीएमके ने इस बैठक से अपनी अलग लाइन पकड़ ली और अपना समर्थन कह दिया है कि हम परिसीमन बिल को समर्थन देंगे, इसके बाद से एनडीए खेमे में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि एनडीए खेमे में यही चाहत है कि कैसे भी करके 2/3 बहुमत मिल जाए, जिससे कि जितने भी बिल्स इस वक्त केंद्र सरकार संसद में पास कराना चाहती है, वो बिल पास करा लिए जाएं। तो अब जब डीएमके की तरफ से ऐसी बातें सामने आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए खेमा इस वक्त खुश होगा और विपक्षी खेमे में निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष इस वक्त परिसीमन बिल के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है और लगातार इसका विरोध करता हुआ विपक्ष नजर आया है।
और देखिए थोड़ी देर में जंतर मंतर पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव। सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन देने की संभावना है। इकरा हसन और पुष्पेंद्र सरोज पहले से समर्थन दे चुके हैं। जंतर मंतर पर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। तो देखिए अगर अखिलेश यादव की बात करें तो पहले ही अखिलेश यादव पोस्ट करके समर्थन दे चुके हैं सोनम वांगचुक का, क्योंकि कुछ दिन पहले की वो बातें याद करिए जब अखिलेश यादव की तरफ से वो पोस्ट एक्स पर शेयर किया गया था। उन्होंने साफ तौर से चिंता व्यक्त की थी सोनम वांगचुक को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर, और उन्होंने ये कहा कि आप जो है अपनी तबीयत के साथ ऐसे खिलवाड़ मत करिए, सरकार अंधी है, सरकार आपकी कुछ भी नहीं सुनेगी। तो उन्होंने उसी वक्त उनका समर्थन दे दिया था। लेकिन अब जंतर मंतर पर पहुंचने की बातें सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो जंतर मंतर पर पहुंच सकते हैं और इसी को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से थोड़ी ही देर में जंतर मंतर पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव, ये बातें सामने आती हुई, और देखना होगा कि वहां पहुंचकर क्या कुछ उनकी तरफ से समर्थन दिया जाएगा। क्योंकि सोनम वांगचुक की बात करिए तो वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। अभिजीत दिपके ने अनशन का जिम्मा अपने ऊपर संभाल लिया है। अभिजीत दिपके जो हैं वो इस वक्त काफी टूटे हुए भी नजर आए। ऐसे में जिस तरीके से तमाम नेता जो हैं समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से उनके हौसले बुलंद होते हुए भी नजर आते हुए। तो देखिए वांगचुक आंदोलन पर सियासी सवालों की बौछार भी हो गई है। सरकार के आरोप, सीजेपी की भूमिका और समर्थन पर बहस शुरू हो गई है। राहुल पीएम पर वांगचुक के पुराने बयानों की भी चर्चा की जा रही है। तो ऐसे में मामले पर आरोप प्रत्यारोप दावों की अलग अलग व्याख्याएं की जा रही। तो राहुल पीएम पर वांगचुक के पुराने बयानों की भी चर्चा। तो देखिए एक तरफ वो बातें जब सोनम वांगचुक जो है खुद राहुल गांधी के खिलाफ खड़े थे और अब राहुल गांधी उनका समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए सोनम वांगचुक के आंदोलन और उनकी सेहत को लेकर बहस अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेती हुई नजर आ रही है। एक और उनकी पत्नी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचकर उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर आंदोलन की प्रकृति, समर्थन और राजनीतिक संदेश को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी है कि वांगचुक के आंदोलन में विभिन्न संगठनों और विपक्षी दलों की भूमिका क्या है। साथ ही उनके पुराने बयानों, जिनमें कि उन्होंने अलग अलग समय पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं की आलोचना या प्रशंसा की थी, उसको भी लेकर वापस से चर्चा में लाया जा रहा है। हालांकि इन दावों और आरोपों पर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा अब सिर्फ आंदोलन का नहीं बल्कि राजनीतिक विमर्श का भी केंद्र बन चुका है। तो देखिए किस तरीके से अब आरोप लगते हुए सीजेपी की भूमिका और समर्थन पर बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक को लेकर तमाम बातें सामने आती हुई, क्योंकि जो बयान उन्होंने पहले दिए हुए हैं राहुल गांधी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर, उसको लेकर अब चर्चाएं की जा रही है, उसको लेकर बहस छिड़ चुकी है। तो वांगचुक आंदोलन पर हैं और ऐसे में सियासी सवालों की बौछार होती हुई वांगचुक को जिस तरीके से अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, उसके बाद हमने देखा उनकी पत्नी ये कहती हुई नजर आए कि उनको कुछ भी खिलाने से पहले हमसे पूछा जाए और उसके बाद ही उनको फीड किया जाए, और साथ ही निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। तो देखिए सोनम वांगचुक के आंदोलन ने अब कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस आंदोलन को बड़े जन समर्थन का दावा किया जा रहा था, उसी आंदोलन के सबसे अहम क्षण में मंच पर सोनम वांगचुक लगभग अकेले क्यों दिखाई दिए, ये सवाल खड़े हो गए। तो सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि वांगचुक को विरोध स्थल से हटाया जा रहा, छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही। दूसरी ओर अभिजीत दिपके के बारे में जानकारी सामने आई कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने उनके ठहरने के स्थान पर रोक लिया था। इन घटनाओं के बाद विपक्षी और राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठ रहे हैं कि आंदोलन के प्रमुख आयोजकों के बीच में उस समय समन्वय क्यों नहीं दिखा। क्या ये केवल परिस्थितियों का परिणाम था या संगठनात्मक स्तर पर कोई चूक हुई? इन सवालों पर सीजेपी और संबंधित पक्षों की ओर से स्पष्ट जवाब का इंतजार है। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पूरे घटनाक्रम पर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी व्याख्या देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, देखिए अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में सोनम वांगचुक भी हैं, अभिजीत दिपके भी हैं।
सवाल ये कि जब सोनम वांगचुक को वहां पर पुलिसकर्मी लेने आए थे, भारतीय जवान लेने आए थे, तब अभिजीत दिपके कहाँ थे, वो मौजूद क्यों नहीं थे? क्या दोनों में आपसी तालमेल नहीं था? कोई इस तरीके की जानकारी? और क्या पंकज वहां पर ग्राउंड पर जंतर मंतर पे कहीं भी ऐसी कोई आहट दिख रही है कि दोनों के बीच में समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था? या अगर हम सोनम वांगचुक की बात कर ले, उन्होंने कहा कि अनशन की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, अभिजीत दिपके जो है संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो क्या ऐसी भी कोई बातें हैं कि लाइमलाइट के लिए ये सब हुआ? देखिए, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसमें, क्योंकि पहला सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो पहला एक पॉलिटिकल मैसेज निकल कर आ रहा है कि दूसरा बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे कंधे में बंदूक रख के या तो अन्ना हजारे के सहारे वो राजनीति में एंटर किए, तो अब क्या अभिजीत दिपके भी इसी तरह से इस आंदोलन में सोनम वांगचुक के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं? ये पहला सवाल है, सोशल मीडिया में भी है, तमाम लोग भी ये सवाल जरूर कर रहे हैं। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको पता था कि पुलिस डिटेन कर सकती है, पुलिस यहाँ से सोनम वांगचुक को हटा सकती है, तो उस वक्त आप जो है अनीश गावंडे है जो एनसीपी के लीडर स्पोक पर्सन, उनकी आवाज़ पे क्या कर रहे थे आप? इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुमान रोज इस तरह से बातें निकलती हैं कि जो सोनम वांगचुक है वो अनशन पे बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, 60 साल की उम्र है उनकी, और ऐसे में अभिजीत गावंडे जो अभिजीत लगातार यंग लीडर के तौर पे उभर के आ रहे हैं और युवा हैं, तो फिर वो अनशन क्यों नहीं कर रहे थे? जब हमने भी उनको ऑफ कैमरा ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें मंच की जवाबदारी संभालनी है और अनशन की जो जवाबदेही है वो सोनम वांगचुक संभालेंगे। लेकिन जब पुलिस डिटेन करने आई उस समय वो कहाँ थे? हमने इसके बारे में पड़ताल किया, बाद में हमको मालूम चला कि अवनीश गावंडे जो एनसीपी के लीडर हैं, स्पोक पर्सन है, उनके आवास पर ये गए थे, वहाँ पे पुलिस ने उनको डिटेन किया। तो मतलब साफ तौर पे सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्या सोनम वांगचुक यहाँ पे लगातार अनशन कर रहे थे और आप लगातार समय निकालकर कभी किसी लीडर के घर पर, कभी किसी लीडर घर पे, कभी कहीं और आप घूमने जाते हैं या मिलने जाते हैं, आराम करने जाते हैं, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा जब से अभिजीत दिपके ने भी ये अनाउंस किया है कि वो अनशन करें, तो कब तक ये अनशन हो पाता है और किस तरह का जो माइलेज जो है वो लेना चाहते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आपने कहा कि वो एनसीपी लीडर से मुलाकात करते हुए नजर आए, उनके घर गए थे, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करें, तो आखिर अलग अलग नेताओं से मुलाकात क्यों हो रही है? इनकी मांग तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और नए नियमों का आप यहाँ पर संचालन कीजिए, नए नियम बनाइए, तो फिर अलग अलग नेताओं से मुलाकात क्यों? देखिए, जब भी जंतर मंतर या कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है तो प्रशासन उनके लिए शौचालय की व्यवस्था भी करती है। तो ऐसे में यहाँ भी वैसी व्यवस्था थी, तो सवाल लगातार यही खड़ा होता उस वक्त जो है अभिजीत दिपके क्यों वहाँ से छोड़कर चले गए, जब उसके पहले एक दिन पहले उनको इनपुट थी, उनके पास जानकारी थी कि सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया जा सकता है। तो यही सवाल लगातार तमाम जनता के मन में भी है, तमाम प्रदर्शनकारियों के मन में भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बार बार ये बात कहने की कोशिश की जा रही है अभिजीत दिपके की तरफ से कि आंदोलन को खुद सोनम वांगचुक ने कहा था कि अनशन का जवाबदेही जो है वो खुद संभालेंगे और बाकी गतिविधियां जो है वो अलग अलग लोग संभालते नजर आएंगे, चाहे उसमें आशुतोष हो, अभिजीत दिपके हो, ये तमाम लोग। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अब देखना होगा कि ये जो मंच है, ये जो आंदोलन है, किस रुख जाता है, किस ओर जाता है, क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक की वाइफ ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो अनशन करना चाहते हैं। तो ऐसे में फिर वो क्यों चले गए, क्यों उनको जबरदस्ती पुलिस लेकर चली गई, क्यों लगातार हवाला दे रही है? उनकी वाइफ की कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनके पास राइट्स है कि वो आंदोलन कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं और वो चाहे तो प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कर सकते हैं उनको। वो बार बार ये दावा कर रही है कि हमें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए। तो इन तमाम गतिविधियों के बीच में लगातार सवाल, तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल है कि अभिजीत दिपके इसका माइलेज क्यों उठाना चाहते हैं और क्या अभिजीत दिपके इसके पीछे पॉलिटिकल माइलेज है मेन कारण, जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसके बाद मुख्यमंत्री बने, उसी तरह का कोई और इनके मन में कोई और बात तो नहीं है। तो इसको लेकर अब इंतजार करना पड़ेगा जैसे जहाँ आंदोलन आगे बढ़ता है। बिल्कुल पंकज, और इन बातों पर क्या कुछ क्लैरिटी होगी ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन आज ऐसी भी जानकारियां हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। क्या कुछ वहां पर हलचल देखने को मिल रही? अखिलेश यादव कब वहां पर पहुंचेंगे, कोई निर्धारित समय जिसको लेकर तमाम जानकारियां?
देखिए, निर्धारित समय तो नहीं है अखिलेश यादव के पहुंचने का, लेकिन हाँ, ये खबर जरूर मिली है कि शाम 5 बजे पुष्पेंद्र सरोज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के, उसके अलावा इकरा हसन और तमाम और यंग लीडर जो है समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तमाम लोग शाम 5 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे और हो सकता है अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी उनके साथ वहाँ मौजूद रहे। और अगर आप बात करेंगे अभी मौजूदा हालात जंतर मंतर की, तो भीड़ है, लगातार लोग अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पहुँच रहे हैं। अलग अलग जो स्टूडेंट विंग है, आइसा हो, NSCI हो, SFI हो, उनसे भी तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आक्रोश सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर है, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। जो जिस तरह से नीट PG में पेपर लीक हुआ, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब दूसरा महत्वपूर्ण है कि कल जो प्लानिंग इनकी तरफ से की गई है कि पार्लियामेंट को घेरा जाएगा, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट का या कोई भी सत्र होता है तो धारा 163, पहले 144 लगता था, अब 163 लगता है, तो धारा 163 लगा है। तो ऐसे में अब आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, आप पार्लियामेंट के आसपास, लुटियन जोन के आसपास आप 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो अब ऐसे में देखना होगा क्या कल एक बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच में। बिल्कुल पंकज, और ऐसे में क्या तस्वीरें कल होंगी वो तो महत्वपूर्ण होगी ही। आज क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जब तमाम नेता वहां पर पहुंचेंगे, वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मनीष यादव ने चोरी की बात कबूल ली है। तो देखिए, पूछताछ में टिन्नू की भूमिका की जांच जारी है। अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक, SIT रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आरोपी मनीष यादव ने पूछताछ के दौरान चोरी की बात स्वीकार करने का दावा किया है। जांच में सामने आया कि नौकरी लगने के कुछ ही समय बाद से ही चोरी की वारदात शुरू होने की बात कही जा रही है। तो आरोपी ने चोरी की जानकारी टिन्नू नाम के व्यक्ति को देने और साथ ही चोरी के पैसों से भंडारा कराने की बात भी बताई। इसके अलावा जमीन में निवेश करने की बात स्वीकार करने की जानकारी भी सामने आई। तो वहीं मनीष के रिश्तेदारों से भी पूछताछ जारी है। इसी बीच अयोध्या की मणिराम दास छावनी में आज ट्रस्ट की अहम बैठक होगी, जिसमें 6 जुलाई की बैठक की कार्रवाइयों, समितियों के पुनर्गठन, SIT रिपोर्ट पर चर्चा संभव बताई जा रही है। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट आता हुआ। टिन्नू यादव, मनीष यादव 39 घंटे के पुलिस रिमांड पर। टिन्नू के घर पर ताला लगा मिला है, तो पत्नी और बेटे के घर से जाने की जानकारी सामने आई। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस इन बातों का पता लगाने की कोशिश में कि आखिर टिन्नू की जो पत्नी है और बेटा है वो कहाँ गए हैं, क्या वो शर्मिंदगी की वजह से घर छोड़कर चले गए या कोई ऐसे सबूत, कोई अन्य बात जिसकी वजह से वो घर से चले गए हैं। हालांकि अब पुलिस की जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या है घर छोड़ने की और वो घर में ताला लगाकर कहाँ गए। तो देखना होगा क्या कुछ जानकारियां आती है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रखे हैं, एक के बाद एक अपडेट आ रखे हैं, उसके बाद से आज राम मंदिर ट्रस्ट समिति की तरफ से ये दूसरी बैठक होगी। पहले 6 जुलाई को बैठक हुई थी और आज इस बैठक में उन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा की जाएगी। SIT की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर यह बड़ा अपडेट कि टिन्नू के घर पर ताला लगा हुआ मिला है। ऐसे में अब इस जांच में क्या पता लगता है कि उसकी पत्नी, उसका बेटा कहां गए, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें घर में ताला लगा हुआ नजर आ रहा है। और पहले भी आपको बता दें कि टिन्नू यादव के घर पर पुलिस पहुंची थी, जांच करते हुए नजर आई थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। साथ ही न सिर्फ घर में छानबीन बल्कि आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती हुई पुलिस नजर आई थी। और देखिए इसी बीच मनीष यादव ने भी अपने जुर्म को कबूल लिया है। CCTV फुटेजेस भी सामने आए थे, जो वो बातों पर आरोप जो लगे थे उनको साबित करते हुए नजर आए कि हाँ, टिन्नू यादव इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले में दोषी हैं। हालांकि कई ऐसे नाम अभी भी सामने नहीं आए हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं, जिनको कहा जा रहा है कि बड़ी मछली हैं। विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर वो बड़ी मछलियां कब पकड़ी जाएंगी जिन्होंने इस पूरे मामले में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो देखना होगा कि वक्त के साथ क्या कुछ अन्य जानकारियां सामने आती हैं।
तो देखिए, जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए हैं। पूंछ में बादल फटने से आपको बता दें कि अचानक तबाही ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। वहीं राजौरी में तेज बहाव के चलते सैकड़ों गाड़ियां बहने की खबर सामने आई। कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। तो प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चे को संभालती हुई नजर आई। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पहली जम्मू के पूंछ की, जहां पर बादल फटने के बाद क्या भयावह मंजर रहा वो आप देख पा रहे हैं। राजौरी में आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों गाड़ियां बह गई हैं बाढ़ के पानी में, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनको देखकर आप वहां पर बसने का सोच भी नहीं सकते, वहां पर वापस से जाने का सोच भी नहीं सकते। लोग देखिए किस तरीके से खड़े होकर किनारे इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब हालात सामान्य हो। तीसरी तस्वीर तवी नदी की है, जहां पर एसडीआरएफ जो है मौके पर उतरी हुई नजर आई। लोगों के लिए राहत बचाव टीम जो है लोगों को राहत बचाव देती हुई, और ऐसे में ये 3 तस्वीरें जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कहर बरपा रहा है उसको दर्शा रही हैं। तो इस वक्त लोग वहां पर बहुत ही परेशान हैं। कहीं बादल फट गया है, कहीं गाड़ियां बह गई हैं, और कहीं लोगों के घर जो हैं ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से भारी पानी में मलबा बहता हुआ नजर आ रहा, उसके बाद से सवाल यही है कि आखिर कब लोगों को राहत मिलेगी और कब लोग अपना जीवन यापन पहले के जैसे कर पाएंगे। तो देखिए, हर साल की ये तस्वीरें हैं। हर साल इसी तरीके से बारिश के मौसम में लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को वहां पर संभालना, क्योंकि ऐसे में उनका घर, उनकी दुकानें, उनका सब कुछ उजड़ता हुआ नजर आता है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आसमान से बरसी आफत ने पूंछ, राजौरी और जम्मू में भारी तबाही मचाई। पूंछ में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। राजौरी में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, और जम्मू में तवी नदी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पूंछ, राजौरी और जम्मू में तेज बारिश के बाद फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और उफनती नदियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सबसे ज्यादा तबाही पूंछ जिले की सुरनकोट तहसील में देखने को मिली। नूनाबंदी गांव में भारी बारिश के बीच एक मकान ढह गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में घर में मौजूद कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारिश का कहर यही नहीं रुका। मरहोट इलाके में एक नाबालिग लड़की तेज बहाव वाले नाले में बह गई, जबकि धुंधा का लाथुंग पुल के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिया है और लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। राजौरी में बह गईं 200 गाड़ियां, बाढ़ और भूस्खलन से 4 लोगों की मौत। राजौरी पूंछ में भारी बारिश से तबाही। राजौरी जिले में भी लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। राजौरी में बादल फटने के बाद हुई भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही हुई है। एक महिला लापता है, जबकि कई घर, गाड़ियां और दुकानें बह गई हैं। न्यू बस स्टैंड के बेला इलाके में पानी भरने से सैकड़ों वाहन बह गए। सब नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बह गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा हमारे, सब कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया। एक लेडीज हमारी लापता है, वो मिल नहीं रही, अभी तक हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब कुछ जो कुछ भी है, पैसा कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हमने बहुत सरकार से अरदास की है, हम डीसी के पास भी गए, हमने बोला हमारे को जगह दे दो किसी एक जगह पे। इन्होंने बहुत बार सुना, हमारे को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, हमारे को इधर पे जगह नहीं दी इन्होंने।
ठीक है, हमको इधर के बाहर के थोड़ी जो पाकिस्तान के थोड़ी हम इधर के रहने वाले, हमारा आधार कार्ड भी इधर का बना हुआ, सब कुछ इधर का ही था। ये देखो अभी देख कितनी तबाही हुई है, हमारी लेडी भी इधर ही डूब गई है, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, बताओ आप। मैंने लोगों को बाहर निकाला जितनी भी कोशिश मेरे से हो सकती थी, तो नुकसान काफ़ी हुआ। अभी तो सुबह ही पता चलेगा। तो अभी सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हैं, हम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शुक्रगुजार हैं। कहीं पे लोग फंसे हुए थे तो मैंने डीसी साहब से भी बात की है फ़ोन पे कि अगर चापर का इंतजाम हो जाए कि लोग वहाँ से निकल सके, तो वो भी कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है। तो प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जम्मू शहर में भी तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। पीरखो इलाके के पास तेज बहाव में 3 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू के राजौरी जिले में लगातार बारिश के कारण नदी नाले जो है उफान पर है। कई गाड़ियां जो है इसकी चपेट में आई है और 4 लोगों की जो है मौत हुई है। आपको बता दें कि पुंछ के सुरनकोट इलाके में जो है भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जो है 4 लोगों की मौत हुई है और राजौरी में जो है भारी बारिश से जो है नदी नाले जो है उफान पर हैं और कई लोगों के घरों में जो है पानी घुसा है और कई लोगों को एसडीआरएफ की टीम की तरफ से जो है रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त हम तवी के किनारे हैं और तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो जम्मू तवी है वो पूरी तरह से उफान पर है और प्रशासन की तरफ से यात्रियों और स्थानीय लोगों को नदी नालों के पास ना जाएं और सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका जो है सख्ती से पालन करें। न्यूज़ इंडिया के लिए जम्मू से दिनेश सुधन। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। इसी के साथ प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।